हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज क्वेरी सेक्शन की शुरुआत करूंगी। अभी जिस वक्त रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये सुबह का 10 बजे का टाइम है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मार्केट देख रही थी मैं। अभी अच्छा है मार्केट आज का। इस वक्त मार्केट 19,300 से ऊपर चल रहा है, तो ये थोड़ा अच्छा संकेत है। अच्छा स्ट्रॉन्ग, मतलब अच्छा थोड़ा स्ट्रॉन्ग संकेत है। लेकिन अब डिसाइड होगा कि जब एक बार अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना, जिन लोगों ने भी 19,200 से खरीदारी की है, जिन ट्रेडर्स ने, तो वो अब क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशंस कैरी ऑन करते हैं या रुकते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट आगे किस तरह का मूव देगा। लेकिन हाँ, इतना अच्छा जंप आना शेयर मार्केट में अच्छा है, ये पॉजिटिविटी के संकेत हैं। मेरी मैसेज, जिन भी लोगों, जो मेरे कांस्टेंट व्यूअर्स हैं और जिन लोगों को भी मेरी न्यूज़ पसंद आ रही है, उनको थैंक यू सो मच। मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको अच्छे से अच्छे न्यूज़ देने की, और पूरी कोशिश करूंगी आपको कभी भी कोई गलत, अगर कहीं पे कुछ गलत ट्रैप मुझे लगा तो उसका मैं आपको इन्फॉर्म करने की, जो भी मेरे सामने आता है मैं भी मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर कहीं पे कुछ ट्रैप हुआ तो मैं आप लोगों को बताते रहूंगी। इन बिटवीन आपकी क्वेरीज अब मैं डेली डे टू डे बेसिस पे सॉल्व किया करूंगी। तो ये मिस्टर भावेश 22 है, ये कहते हैं कि गुड मॉर्निंग मैम। ये पूछते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्टार्टअप बिजनेस हु बिकम लिस्टेड कंपनी, फॉर एग्जांपल जोमैटो, नायका, पेटीएम। बात बताना चाहूंगी कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद आईपीओ में डील करते हैं। देखो, पहली बात तो अगर आपको शेयर मार्केट में 4-5 साल से कम का समय हुआ है, तो मैं बोलूंगी कि आपको किसी भी नए आईपीओ में अप्लाई करने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी बिजनेस को एनालाइज करना, देखो जो पहले से सेटअप्ड बिजनेस है ना, आप कोशिश करो कि आप उनमें पैसा लगाओ। अगर आप जल्दी और ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में नए उगते हुए बिजनेस में कोशिश करोगे ना एंट्री करने की, तो दिक्कत हो सकती है। देखो, अभी थोड़े दिनों पहले, अभी लगभग 1-1.5 साल पहले, मैंने नजारा टेक्नोलॉजी, एक बहुत अच्छी, मुझे उसका फ्यूचर भी अच्छा लग रहा था कि भाई गेमिंग बिजनेस की कंपनी है, तो मैंने उसमें 1600-1700 पे प्रॉफिट, 1600-1700 पे इस पे एंट्री की थी आफ्टर आईपीओ। लेकिन क्या दिक्कत है ना कि मार्केट में आते के साथ बहुत सारी सिचुएशंस और बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं, जिसके बाद वो शेयर की में तेजी आती है या गिरावट आती है। देखो, लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स हैं जो आईपीओ में फंसे हुए हैं। आईआरसीटीसी हुआ, पेटीएम हुआ, नायका हुआ, जोमैटो हुआ, ये बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं। जो लोग भी आईपीओ में ट्रेड करते हैं ना, कि केवल आईपीओ में पैसा लगा के और सोचते हैं कि वो बाकी सारी चीजें ना करें और केवल आईपीओ से वो शेयर मार्केट से पैसा लगा लें, तो यहाँ पे बराबर की पॉसिबिलिटी रहती है कि आप किसी अच्छी कंपनी में हाई के प्राइसेस पे ट्रैप भी हो सकते हो। ये सारे लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स हैं। जब तक कंपनी, देखो यहाँ कंपनी जब शेयर मार्केट में पहली बार उसकी बीएसई और एनएसई पे लिस्टिंग होती है, तो पहली बार वो अपना फाइनेंशियल डेटा, उस कंपनी का बिजनेस, वो सारी चीजें पब्लिक करती है। तो वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आने दो, उनको म्यूचुअल फंड और डीआईआईज को एनालाइज करने दो, उनके 2-3 क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस देखो, उसके बाद किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। नहीं तो आज आप नजारा टेक्नोलॉजी, वैसे मैंने नजारा टेक्नोलॉजी से प्रॉफिट बुक कर लिया था। उस वक्त मैंने जो कंडीशन देखी थी, 1600 पे एंट्री करी होगी और कहीं पे 2100 के आसपास मैंने उससे प्रॉफिट बुक कर लिया था। लेकिन आज आप देखो, जो भी नजारा टेक्नोलॉजी में या तो वो बाहर निकल गए होंगे, नहीं तो आज देखो वो शेयर 600 पे पड़ा हुआ है। तो किसी भी कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिया रखते हैं, ट्रेडिंग का पर्पज है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं ट्रेडर हूं भी नहीं और मुझे उतना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप शांति सुकून से पैसे कमाने वाले हैं और शेयर मार्केट में कंपनीज के साथ टिक के रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, तो आपको उस कंपनी को शेयर मार्केट में आने के बाद उसके 2-3 क्वार्टर्स का रिजल्ट देखो, उस कंपनी के परफॉर्मेंस देखो, उस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देखो, और सबसे पहले ये देखो कि उसमें म्यूचुअल फंड्स और डीआईआईज हैं या नहीं है। क्योंकि हम लोगों के लिए यहाँ घर बैठ के और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये देखना बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, वो जो डेटा पब्लिक डोमेन में दे रही है वो सही है या नहीं है। लेकिन जो डीआईआईज और म्यूचुअल फंड्स है ना, ये लोग जब किसी भी कंपनी में बड़ा स्टेक लेते हैं, तो इनका कंपैरेटिव रिसर्च हम लोगों से फार 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 बेटर होता है। इसीलिए मैं बार बार मना करती हूँ कि जिस भी कंपनी में 0 डीआईआईज और म्यूचुअल फंड्स हैं, उनसे न्यू कमर्स को 100 कोस दूर रहना चाहिए। और जिन भी कंपनीज में डीआईआईज म्यूचुअल फंड्स नहीं होते, उन कंपनी में
100% चांसेस होता है, मैं ये कह रही हूँ कि 99 भी नहीं कह रही, कि 100% चांसेस होते हैं कि वहां उन कंपनीज में किसी ना किसी तरह का फ्रॉड होने की, किसी ना किसी तरह की परेशानी होने की पूरी चांसेस रहते हैं। अगर किसी कंपनी में 0% डीआईआईज और म्यूचुअल फंड्स हैं, आप खुद सोचो कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें एक भी डीआईआई और म्यूचुअल फंड नहीं है और फिर भी उसमें किसी तरह की चाल है और वो शेयर बिना बात के बढ़ा जा रहा है, ना उसके पास कोई बिजनेस है, ना उसके पास कोई बिजनेस करने का कोई सॉलिड, ना उसके शेयर को बढ़ने का कोई सॉलिड रीजन है, उसके बावजूद अगर कोई भी शेयर बढ़े जा रहा है, तो आप खुद क्यों नहीं ये सोचते हो कि वहां पे केवल और केवल फ्रॉड चल रहा है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल है ब्राइटकॉम ग्रुप वाला। जो लोग भी ब्राइटकॉम ग्रुप में फंसे होंगे ना, ये सोच के कि वो इस तरह की कंपनी में अगले इस तरह के छोटे शेयर में अगले 50 साल तक बने रहेंगे और यहाँ पे वो बड़ा पैसा कमाएंगे, तो आप खुद ही देख लो कि उनको निकलने का रास्ता नहीं पा रहा जो इस वक्त ब्राइटकॉम ग्रुप में घुसे हुए होंगे। तो इसीलिए बोलती हूँ कि अच्छी ट्राइड टेस्टेड कंपनीज में लॉन्ग टर्म का व्यू रख के आप शेयर मार्केट में पैसा लगाया करो। अगर आप ये आईपीओ, ट्रेडिंग, एफएनओ, डेरिवेटिव्स, इन सब के चक्कर में पड़ोगे शुरुआती सालों में, मैं ये नहीं कह रही ये सारी चीजें गलत है, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आपको इस शेयर मार्केट की डेप्थ का नॉलेज हो जाए, जब आपको यहाँ रिस्क मैनेजमेंट करना आ जाए, जब आपके पास अच्छा कैपिटल हो, जब आपके पास 10-15 लाख का कैपिटल हो जिसमें से कि 1-2-3 लाख रुपए खो भी जाएं तो आपको कोई फर्क ना पड़े, उस दिन आप ट्रेडिंग से शुरुआत करना। लेकिन अगर आप आते ही, अगर आपके पास 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपया लगाने के लिए है केवल, और उससे आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं बस बार बार यही कहती हूँ। और कोई भी ऐसी नई कंपनी, जो नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है, जो नया बिजनेस शुरू हो रहा है, उसका बिजनेस का एनालिसिस यहाँ इंटरनेट स्क्रीन पे बैठ के करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा तो यही व्यू है, नए आने वाले आईपीओज और नई लिस्टेड कंपनी या फिर नए जो स्टार्टअप्स होते हैं जिनका 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का बिजनेस है अभी, और उन कंपनीज में अगर कोई पैसा लगाने के लिए मुझसे पूछेगा तो मैं उसको यही जवाब दूंगी। नेक्स्ट मिस्टर राजेंद्र झाला सर पूछते हैं कि आरआईएल किस भाव पे लेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि सर आरआईएल में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं ना तो थोड़ा आप रुक सकते हैं 1-2 महीने। मुझे लगता है कि अभी ये शेयर थोड़ा और नीचे जा सकता है। इनके, अगर आपने मेरा आज वाला मतलब 5 सितंबर का न्यूज एनालिसिस सुना हो तो उसमें मैंने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को लेके काफी अच्छे से डिस्कस कर रखा है। बाकी रिलायंस इंडस्ट्री पे मैं जल्दी ही एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो, इनके बिजनेस का एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो लेके आने वाली हूँ, क्योंकि रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो लोग भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा मेजर अट्रैक्शन रिलायंस इंडस्ट्री है। रिलायंस इंडस्ट्री का इटसेल्फ बिजनेस और उसमें जो भी प्रॉब्लम होंगी ना, मैं जल्दी से जल्दी अपना एक वीडियो बनाती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि वो आपको अभी तुरंत लेना है कि नहीं लेना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये शायद अपना 2200 का सपोर्ट भी तोड़ सकता है, ऐसा फील होता है। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन किसी भी तरह की नहीं है। बाकी रही बात रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे एक न्यूट्रल इसका डिटेल्ड एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने जल्दी शेयर करूंगी। आजकल मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इसलिए लेना है क्योंकि ये रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री का एक पार्ट है। तो अब मैं खुद ही बता, तो फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि क्या ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेरी लेती हूँ मिस्टर हिमांशु रावत की। ये कहते हैं कि मैम एफआईआई और डीआईआई कम से कम कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो सर एक चीज बोलूंगी कि एफआईआई और डीआईआई कम से कम 2 से 3% कोशिश कीजिए। आप जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहां भी अपना पैसा लगा रहे हैं, मिनिमम 2 to 3% डीआईआई का आप ध्यान रखिए। देखिए एफआईआई का मैं नहीं कहती एफआईआई है नहीं है कोई फर्क, वैसे होते ही है, जहां भी डीआईआई होता है वहां एफआईआई जरूर होता है, लेकिन मिनिमम 2 to 4% अगर डीआईआई है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इतना होना ही चाहिए। जितना ज्यादा होता है वो उतना अच्छा होता है। जितने ज्यादा उसमें डीआईआईज होते हैं, दैट मींस उसके वोटिंग राइट्स उस कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उस पे जितने ज्यादा डीआईआईज होंगे उतने ज्यादा डीआईआईज और म्यूचुअल फंड्स की नजर होगी, तो वो कंपैरेटिव वो कंपनी अच्छी होती है। ये जितने ज्यादा होते हैं उतना अच्छा होना चाहिए। मिनिमम 2 to 4% का ध्यान रखते हैं। हिमांशु रावत की क्वेरी है कि ये कहते हैं कि टाटा पावर का शेयर रॉकेट बना हुआ है, तो इनको बस यही कहूंगी कि हाँ बना हुआ तो है, मैं भी देख रही थी टाटा पावर का शेयर, लेकिन अभी इसमें करना क्या है ये थोड़े बहुत 1-2 दिन में मैं आपको जल्दी बताती हूँ। अपनी न्यूज सेक्शन वाली वीडियो में बता दूंगी कि ये रॉकेट क्यों बना हुआ है। करना क्या है वो आप डिसाइड करेंगे, वो मैं नहीं बताऊंगी कि करना क्या है, मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि रॉकेट क्यों बना हुआ है।
बाकी मैं इस पे काफी नीचे से इन्वेस्टेड हूँ। अभी तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं इसमें और एवरेजिंग करूँ या नहीं करूँ। बाकी मैं आपको बता दूंगी कि अगर आपको टाटा पावर लेने की इच्छा है तो मैं उसकी बैकवर्ड इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगी। किसी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टाटा मेरी तरफ से होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेरी में लेती हूँ केपी सिंह की। ये कहते हैं कि हेलो मैडम, मेरे कमेंट का जवाब नहीं आता। सर देखिए, मेरे पास बहुत सारा काम रहता है, जिसका भी कमेंट ऊपर दिखाई देता है मैं उसका कमेंट ले लेती हूँ। मैं आपको पर्सनली किसी को नहीं जानती। मेरे लिए मेरे सारे व्यूअर्स बराबर मुझे उतने ही प्यारे हैं। मेरे लिए आपका कमेंट भी उतना ही प्यारा है जितना बाकी सारे लोगों का है। तो आप ऐसे मत सोचिए, अगर आपकी कोई जेन्युइन क्वेरी है आप उसको दोबारा से पोस्ट कर दीजिए। मैं कल वाले सेक्शन में आपकी क्वेरी ले लूंगी। नेक्स्ट मैं क्वेरी लेती हूँ मिस्टर रंजीत जाधव की। ये कहते हैं कि प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ नॉट इमोशनली अटैच विद एनी स्टॉक। यस श्योर, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत सारे लोग किसी भी स्टॉक को पकड़ के इमोशनली अटैच होकर उसके साथ सालों बिता देते हैं और उनको कुछ खास रिटर्न नहीं मिलता। ये एक बहुत ही पेनफुल टॉपिक है। इसको मैं थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन में लूंगी। सैटरडे संडे वाले वीडियो में मैं इसको कोशिश करूंगी डिस्कस करने का। नेक्स्ट क्वेरी लेती हूँ मिस्टर शान राजपूत की। ये पूछते हैं कि कौन सी कंपनी। एक्चुअली मैंने थोड़े दिन पहले एक शॉर्ट्स बनाया था कि मैं एक स्टॉक को सेल कर रही हूँ और मैं इस पे बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स पे भी हूँ और मैं इसमें अपनी स्विंग ट्रेड स्ट्रेटजी बताने वाली थी। लेकिन अभी ये शेयर बहुत अच्छा खासा जंप दिया है, इसने बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स पे मैं बैठी हूँ। तो अभी मैं इसको सेल नहीं कर रही। हालांकि 7 सितंबर को इसकी एक्स डेट है और इस कंपनी में उस एक्स डेट के बाद एक सेलिंग एक्सपेक्टेड है। लेकिन इसी के साथ कुछ पॉजिटिविटी भी जनरेट होती हुई मैंने देखी। मेरा रिसर्च अभी चल रहा है, जब ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि मैंने पहले सोचा था कि इस स्टॉक को सेल कर दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर वो न्यूज जब से मैंने देखी है तो मैंने एक बार इसमें सेलिंग का डिसीजन थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है। मैं अभी सेल नहीं कर रही। मैं कुछ लेवल्स का वेट करूंगी, उसके बाद देखती हूँ इसमें क्या करना है। तो वो कंपनी थी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। अभी जीएसएफसी में 10 रुपए का और जीएनएफसी गुजरात नर्सी में अभी 30 रुपए का और जीएसएफसी में 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस हुआ था काफी दिन पहले। लेकिन अब उन डिविडेंड के लिए लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये शेयर्स बहुत बड़े हुए हैं। तो ऐसे प्राइसेस पे और इस तरह की न्यूज के साथ एंट्री नहीं करनी चाहिए, शायद मुझे ऐसा लगता है। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन किसी भी तरह की नहीं है। जो इन स्टॉक्स में है वो बने रह सकते हैं। मैं तो जस्ट अपनी स्ट्रेटजी बताने वाली थी, लेकिन फिलहाल मैं इसको सेल नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मिस्टर दीपक खोंडके की। इन्होंने विप्रो में बाय किया है 394 पे और ये पूछ रहे हैं कि सेल करूं या होल्ड करूं। तो सर मैंने आपकी क्वेरी नोट कर ली है। विप्रो इसमें इस वक्त देखो, पहली बात तो ये कोई लेवल्स ही नहीं है खरीदने के। या तो आप एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हर महीने आप चाहे किसी भी लेवल पे आप खरीदारी करें उस शेयर में, आप हर महीने आंख बंद करके, जैसे हम एलआईसी की किस्तें भरते हैं या फिर आरडीज रिकरिंग डिपॉजिट की किस्तें भरते हैं, या तो आप किसी भी शेयर में उस मोड में खरीदारी करते जाइए। तो आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपको रखना है कि नहीं रखना। लेकिन इस तरह से आप कहीं भी किसी भी कंपनी में बिना वजह, या तो आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि आपने 394 पे क्यों एंट्री बनाई है। 394 ना तो कोई टेक्निकल लेवल्स है खरीदने के, ना ही कोई फंडामेंटल लेवल्स है खरीदने के। मतलब 394 कोई लेवल्स ही नहीं है। बिना लेवल्स के मैं किसी भी कंपनी में, चाहे कोई अच्छी कंपनी हो चाहे कोई बुरी कंपनी हो, मैं बिना लेवल्स के तो किसी कंपनी में बाय ही नहीं करके चलती। और अब इसमें क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। मैं 1-2 दिन में विप्रो के ऊपर जरूर अपने न्यूज सेक्शन में कमेंट कर दूंगी, तब आप वहां पे आप विप्रो के बारे में देख सकते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन दे दूंगी आपको, मेरी उस इंफॉर्मेशन पे जो भी डिसीजन लेना हो वो ले लेना। मिस्टर मंजूर भट्ट सर कहते हैं कि यूनिपार्ट्स लिमिटेड के बारे में इनको जानना है। मैंने सर नाम ही नहीं सुना इस कंपनी का। मैं देख के बता दूंगी आपको कि ये क्या कंपनी है। विप्रो के बारे में इनका बिजनेस मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो इस पे मैं थोड़ा और अच्छा कमेंट कर सकती हूँ। लेकिन यूनिपार्ट्स लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो ये मेरे किसी ना किसी न्यूज सेक्शन में कवर होगा। इसके बारे में जो भी मुझे बताना होगा तब आप मेरे न्यूज सेक्शन को देखिएगा। आपकी क्वेरी मैंने नोट कर ली है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मिस्टर पंकज कोहली की क्वेरी है
कि मैम आईओसी का नेक्स्ट डिविडेंड कब तक आ सकता है, तो सर ये किसी को नहीं पता होता। अभी अभी डिविडेंड दिया है मेरे बीपीसीएल ने, तो मेरे पास आईओसी नहीं था, और बीपीसीएल का तो डिविडेंड आज ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। और अब नेक्स्ट डिविडेंड कब आएगा ये मैं नहीं कह सकती। हाँ, मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम तो हर कंपनी के बीच में होता है। और डिविडेंड तो क्या, अभी तो इन कंपनी पे मुसीबत सी, सरकार ने 200 रुपए जो सिलेंडर के दाम कम किए हैं ना, उसका भी वो सारा बर्डन भी सरकार ने आईओसी और बीपीसीएल के शेयर पे ही डाल दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के डिसीजन से शेयर के डिविडेंड पे फर्क पड़ेगा। एक्चुअली डिविडेंड तभी तो मिलता है ना जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसी में से कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है। और अगर सरकार ने वो 200 रुपए इन कंपनी के ऊपर डाल दिए हैं, तो अब कंपनीज की थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी होने के आसार हैं, तो ऐसे में डिविडेंड के आसार और कम हो जाते हैं। अगर आप बीपीसीएल और आईओसी की कंपनी में डिविडेंड के लिए आना चाहते हैं तो सर एक बार दोबारा सोच लें। बस ये कहूंगी, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन किसी भी तरह की नहीं है। बाकी बस ये कहूंगी कि अगर कोई बीपीसीएल और आईओसी पे बहुत ऊपर पे ट्रैप है, लोग बहुत बहुत ऊपर पे ट्रैप है यहाँ पे, तो वो इन लेवल्स पे थोड़ा बहुत एवरेजिंग करने की सोच सकते हैं। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि फ्रेश देखो यार। पहली बात तो जो भी क्रूड से रिलेटेड कंपनीज है ना, मुझे उनमें दिक्कत ये लगने लग गई कि क्रूड का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, बहुत तेजी से इनमें गिरावट और तेजी से चाल आती है। तो मैं तो पर्सनली, मेरे पास अब ये पीएसयू के नाम पे ये एक लास्ट पीएसयू रह गया है। मुझे तो पीएसयू से अब उतना ज्यादा अट्रैक्शन फील होता नहीं है, क्योंकि पीएसयू में लगाया हुआ पैसा ना फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है वहां से पैसा निकलवाने में। नहीं तो आप वो बस हर 3-4 महीने में एक डिविडेंड से खुश हो सकते हो। इसके अलावा तो पीएसयू में मुझे दिक्कत लगने लगी है। तो आईओसी और बीपीसीएल में फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो मुझे लगता ही नहीं कि किसी को करना चाहिए। बाकी आप देख लो, मतलब मैं अपने पर्सनल व्यूज बता रही हूँ, किसी को भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर आप आईओसी और बीपीसीएल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं ना, तो बस ये कहूंगी कि दोबारा सोच लें, क्योंकि ये कंपनी की ना एक रेंज है, एक रेंज बाउंड ट्रेवल करती है। क्रूड का बहुत गंदा तरीके से असर होता है। क्रूड कभी सस्ता हो जाएगा तो ये शेयर एकदम चढ़ जाएंगे, फिर महंगा हो जाएगा तो ये शेयर एकदम गिर जाएंगे। तो इस तरह की जो एक रेंज में कंपनीज चलती है ना, ये साइनोसोडल और एक रेंज में, उन कंपनीज से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की कंपनी में अगर आप 3-4 साल के लिए सोचो ना पैसा लगा के छोड़ दोगे, तो वो 3-4 साल तक आपका पैसा उसी एक साइनोसोडल वेव में घूमता रहेगा। आपको कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट करके नहीं दिखाएगा, एक्सेप्ट ये आपको बीच बीच में डिविडेंड कभी 3 रुपए कभी 4 रुपए, जब कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होगा तो 20-30 रुपए का भी मिल जाएगा। इससे ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं मिल पाता। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मिस्टर पंकज वैष्णव पे। ये कहते हैं कि आईटीसी का शेयर लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए कैसा है। सर आईटीसी के शेयर में एक चीज कहूंगी बस, कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो देखिए आईटीसी का शेयर एक बहुत बड़ी रैली दे चुका है। अभी फिलहाल ही वो शेयर 200 रुपए से लेके 450-500 का हाई लगा के आया था। तो ऐसे में क्या होता है ना, किसी भी बड़े शेयर में रैली बैक टू बैक नहीं आती। मतलब यूजुअली मैंने ऐसा देखा नहीं है कि अभी इसी साल में वो शेयर डबल हुआ है तो अभी तुरंत ही वो शेयर और डबल होगा। वो शेयर रेस्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ठीक है, आईटीसी के शेयर में फिलहाल क्या चल रहा है, फिलहाल क्या यहाँ पे कोई मौका बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये मैं जल्दी अपने न्यूज सेक्शन में कवर कर लूंगी। मेरे न्यूज सेक्शन से टच में रहिए, जो भी स्टॉक्स रिलेटेड इस तरह की क्वेरी है ना, मैं वो वहां पे टैकल कर लूंगी। कहती हूँ मिस प्रीति मंजीत शर्मा मैम, ये कहती हैं कि प्लीज मैम ये कहते हैं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और आपसे कुछ पर्सनली बात करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे आपका नंबर बता दीजिए। मैम मैं बहुत 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 ज्यादा ऑक्यूपाइड रहती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा मेरे पास काम रहता है। इस वक्त मैं 5-6 लोगों का काम अकेले संभाल रही हूँ मैम, तो मतलब मैं अपने घर वालों तक का कॉल नहीं उठा पाती। आई विश कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। देखिए अगर आपकी कोई जेन्युइन क्वेरी है और आप उसको यहाँ प्लेटफॉर्म पे डाल सकती हैं तो, और मतलब अगर इफ यू आर कंफर्टेबल आप उसको प्लेटफॉर्म पे डाल सकती हैं, तो मैं प्रायोरिटी बेसिस पे आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर कुछ ऐसा है कि आप वो यहाँ पब्लिक नहीं बता सकती हैं, तो मैं मतलब अभी थोड़ा सा मुझे और टाइम दीजिए। मैं इस वक्त पर्सनली किसी को भी हैंडल करने से, इस वक्त मैं पर्सनली मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से पर्सनली बात करूं। मुझे पता है कि यहाँ शेयर मार्केट में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत तरह की तकलीफें होती हैं, बट मेरे पास भगवान ने 24 ही घंटे दे रखे हैं और उन 24 घंटे में मेरे को बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं आजकल। तो इस वजह से मैं कॉल पे नहीं बात कर पाती हूँ किसी से भी। बहुत सारे लोगों का मेरे पास आता रहता है इस तरह का मैसेज कि वो मेरे से बात करना चाहते हैं, बट मैम आई एम रियली सॉरी, मेरे पास इतना टाइम इस वक्त नहीं है।
नेक्स्ट मैं बात करूंगी मिस्टर भारत शर्मा से। ये कहते हैं कि IRFC और पारस डिफेंस, कैन आई बाय दिस प्राइस? आई रेगुलरली वॉच योर वीडियो एंड फॉलो यू। सर IRFC और RVNL बहुत ही तेजी से भाग रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा तेजी से भागते हुए शेयर्स में ना सर बहुत डर लगता है एंट्री करने से। मैं पर्सनली नहीं कर पाती क्योंकि इतनी तेजी से भागते हुए शेयर ना, पारस डिफेंस का तो मैंने बताया भी था, पारस डिफेंस बहुत महंगा शेयर है, शायद 700 800 900 रुपए का शेयर है। बाकी हाँ, IRFC और RVNL में क्या चल रहा है मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी आप लोगों को बताने की है, और उसका क्या रीजन है। देखिए सर, इस वक्त ना सारे ही PSUs में अजीब सी कंडीशन है कि बिना वजह भागे जा रहे हैं। मतलब इनके साथ यही होता है कि ये भागते हैं तो भागते चले जाते हैं, फिर रुकते हैं तो 3 साल के लिए आपको ऊपर पे जाके ट्रैप करके छोड़ देते हैं। तो अगर कोई चाल है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं किसी भी भागते हुए शेयर में एंट्री करती नहीं हूँ सर। मतलब एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं इसलिए मैं नहीं करती। आपको करनी हो आप देख लो, मतलब उतना मेरे को अट्रैक्ट नहीं करते इस तरह से भागते हुए शेयर। नेक्स्ट मैं क्वेरी लेना चाहूंगी मिस्टर पूरन 248। ये कहते हैं कि सोलर एक्टिव फार्मा के ऊपर व्यू मैडम। तो सर पहले तो ये कि ये फार्मा की कंपनी है, कोई व्यू ही नहीं है। फार्मा सेक्टर से मैं बहुत दूर रहती हूँ, फार्मा सेक्टर के साथ मेरा एक्सपीरियंस कभी भी अच्छे नहीं है। मैंने फार्मा सेक्टर को कई बार ट्रेड करने की कोशिश की बट उतना अच्छा मेरे को यहाँ कुछ मिलता नहीं है। देखो, मैं किसी भी कंपनी में ट्रेड के लिए नहीं घुसती, मैं किसी भी कंपनी में कम से कम साल भर का व्यू लेके जाती हूँ। मुझे उसमें कुछ दिखाई देता है कि हाँ भाई, ये कंपनी, ये बिजनेस, ये सेक्टर इस तरह से इतना इतना ग्रोथ करेगा, तब मैं जाके उस शेयर में या उस कंपनी में एंट्री लेती हूँ। लेकिन फार्मा की किसी भी कंपनी में मैं थोड़ा बचती हूँ, थोड़ा नहीं, इनफैक्ट मैं फुल्ली बचती हूँ। तो मुझे एक्टिव फार्मा के बारे में कुछ खास नॉलेज है नहीं सर। बाकी कभी कोई न्यूज इसकी आएगी तो मैं आपको बता दिया करूंगी। मिस्टर डायमंड जेड करके हैं, ये कहते हैं कि मैम न्यूज कहाँ से पढ़ें और देखें। तो सर देखो, यहाँ शेयर मार्केट में आप कोशिश कीजिए कि किसी यूट्यूबर को फॉलो करो, है ना। आप लोग अगर नए हो तो आपको न्यूज देखने और समझने में दिक्कत आ सकती है। वैसे फर्स्ट जो आपको न्यूज स्टार्ट करनी चाहिए वो बिजनेस स्टैंडर्ड से शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद आप इंटरनेट पे जो भी मनी कंट्रोल के या जो भी आपको ना ऐसे न्यूज लेटर्स दिखाई देते हैं या न्यूज दिखाई देती हैं, आप उन न्यूज को भी पढ़ सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है कि उन न्यूज का लैंग्वेज बहुत टेक्निकल होता है, बहुत टफ होती है वो न्यूज, आप लोग उन न्यूज को समझ नहीं पाओगे। तो ये जो यूट्यूबर्स है ना, जितने भी न्यूज से रिलेटेड, ये उस न्यूज को आपको इजी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप समझ सको, उन लैंग्वेज में आपको समझा देंगे। इसके अलावा स्क्रीनर का डेटा आप देख सकते हो, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप उस कंपनी के बारे में छानबीन कर सकते हो। मेरा तो मोड यही रहता है कि मैं उस कंपनी की वेबसाइट पे जाती हूँ जहाँ सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेटेड डेटा मिलता है। मैं उस कंपनी के फाइनेंशियल्स खोलती हूँ जहाँ पे उसकी बैलेंस शीट एंड ऑल वो सारी चीजें रहती हैं, वहां से उन चीजों को लेने की कोशिश करती हूँ ताकि एकदम ऑथेंटिकेटेड डेटा मेरे पास आए। बाकी मनी कंट्रोल पे जितना भी न्यूज देखो, वहां पे ये नहीं कि ये बाइंग सेंटिमेंट और सेलिंग सेंटिमेंट नहीं देखने हैं, उसके अलावा जो बाकी सारा इन्फॉर्मेशन है उसको देखने की, उसको छानने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मिस्टर पीयूष पाराशर की। ये कहते हैं कि एक्साइड इंडस्ट्री का शेयर कैसा है। सर, एक्साइड इंडस्ट्री कंपनी अच्छी है, मैंने इसको कभी ट्रेड नहीं किया, कई बार मैंने इसको देखा। जिस वक्त मैंने अमारा राजा बैटरीज को ट्रेड किया था उन दिनों मैंने एक्साइड को उससे कंपेयर करके फिर फाइनली अमारा राजा में अपनी एंट्री बनाई थी, वहां पे ट्रेड लिया था, प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद से मैंने बैटरीज को नहीं देखा है, लेकिन हाँ, मैं जल्दी ही इन बैटरीज को देखूंगी कि यहाँ क्या चल रहा है, और एक्साइड के बारे में आपको अपना व्यू मेरे न्यूज सेक्शन में जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मिस्टर सुनील कुमार सर। ये कहते हैं कि मजगांव डॉक्स में बाइंग लेवल्स क्या होना चाहिए। सर, पहली बात तो जितनी भी डिफेंस की कंपनीज है ना, ये बहुत बुरी तरह से चल रही हैं। तो मतलब ये वही वाली बात है कि आपने या तो नीचे पे एंटर कर रखा हो, अब फिर भी आपको बाइंग लेवल्स जानने हैं। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन कुछ होगी नहीं, बाइंग लेवल्स मजगांव डॉक्स के मैं अपने न्यूज सेक्शन में बताने की कोशिश करूंगी, केवल और केवल टेक्निकल चार्ट देख के, क्योंकि किसी भी कंपनी का बहुत लंबा चौड़ा मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अपने भी बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं जिन पे मुझे नजर रखनी होती है। तो ये जिन भी कंपनी के मैं नाम लिख रही हूँ, इन कंपनीज के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ, तो इसलिए मैं इन कंपनीज पे अपने व्यूज दे पाऊंगी। पुराना जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको क्लब करके, प्लस जो इस वक्त इनका चार्ट पैटर्न क्या कहता है वो मैं आपको अपने न्यूज सेक्शन में बता दूंगी। नेक्स्ट मैं क्वेरी लेती हूँ मिस्टर रुद्रक चक्रवर्ती की। ये पूछ डेरिवेटिव्स और इंट्राडे
तो सर आई नेवर ट्रेडेड इन, तो सर ये कहूंगी कि आई नेवर ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, मैंने कभी डेरिवेटिव्स नहीं खेला। और रही बात इंट्राडे की, इंट्राडे बहुत बहुत शुरुआत में कभी एक आध बार किया था। और इंट्राडे में जो हालत होती है ना कि सारा दिन आपको स्क्रीन से चिपक के बैठ के रहना पड़ता है 9 से 3 बजे तक, मेरे से नहीं होता सर वो। मतलब मैं पीसफुली अपना पैसा लगा के और छोड़ देती हूँ 3-4-5 महीने के लिए। स्क्रीन से चिपक के मेरे बस की बैठना नहीं है। जो लोग बैठ सकते हैं वो कर सकते हैं इंट्राडे, लेकिन ये बताना चाहूंगी कि इंट्राडे में हाथ कुछ नहीं आता। जितना आप कमाते हो ना उसका मैक्सिमम आप, वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टैक्सेस, ये वो इतना सारा लंबा चौड़ा गेम होता है इंट्राडे में ना, उसमें आप खोने के चांसेस पूरे रहते हैं अगर आप नए प्लेयर हैं। और अगर आप बहुत अच्छा है, आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं हो चुका है तब तक तो आप सिर्फ यहाँ खोते चले जाओगे। और डेरिवेटिव्स तो मैं बोलूंगी कि, और डेरिवेटिव्स के लिए तो मैं ये बोलूंगी कि अगर आप न्यू प्लेयर हो, अगर आपको 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है ना शेयर मार्केट में, आपका शेयर मार्केट का नॉलेज बहुत कम है, तो आपको डेरिवेटिव से बहुत 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 दूर रहना चाहिए। आपको 1 रुपया भी डेरिवेटिव्स में नहीं लगाना चाहिए। मैंने अभी तक 1% भी ऐसा नहीं सुना जिसने डेरिवेटिव्स से कमाया हो। हाँ, ये बहुत सारे सुन लिए जिसने डेरिवेटिव्स में बहुत बड़ा बड़ा पैसा खोया है। ये मेरे पास लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स हैं डेरिवेटिव्स और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लोगों की। और हाँ, रेगुलर मंथली इनकम अगर आपको कमानी है तो आपको पहले 10 साल कम से कम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होगा, और वो भी बहुत अग्रेसिव तरीके से इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये एक सेपरेट टॉपिक है, मैं इसको प्रॉपर एक टॉपिक पे समझाऊंगी, प्रॉपर एक बड़े वीडियो पे समझाऊंगी कि अगर आपको स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम कमानी है तो उसके लिए आपको क्या करना है। ये मैं एक प्रॉपर वीडियो में समझाऊंगी। इसको मैं एक एज एन सब्जेक्ट लिख लेती हूँ और पूरी इस पे एक सेपरेट वीडियो होगी जिसपे मैं पूरी, अगर वो ये चीज समझाने वाली हूँ कि अगर आपको हर महीने से यहाँ शेयर मार्केट से प्रॉफिट बुकिंग करनी है, चाहे मार्केट कैसा भी हो कैसा भी नहीं हो, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बताऊंगी कि किस वजह से मैंने ये पूरा जो यूक्रेन क्राइसिस के बाद जो 1-1.5 साल मार्केट नेगेटिव रहा है, इस पूरे इस तरह के मार्केट में भी मैंने हर महीने प्रॉफिट बुकिंग की है। ये मैं अपने इस वाले सारे एक्सपीरियंस को क्लब करके बताऊंगी कि रेगुलर इनकम कैसे मिलेगी। नेक्स्ट मैं क्वेरी लेती हूँ मिस्टर मनीष मन्नू की। ये कहते हैं कि उषा मार्टिन के शेयर के बारे में मेरा व्यू, कि ये कैसा रहेगा। मैंने सर आपकी क्वेरी नोट कर ली है, न्यूज सेक्शन में मैं इसके बारे में व्यू आपको दे दूंगी कि मेरे को इसके बारे में क्या लगता है। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन किसी भी शेयर पे नहीं होगी मेरा, मैं सिर्फ टेक्निकल चार्ट देख के अपना व्यू दूंगी। आपको जो भी डिसीजन लेना है आप उसके लिए खुद लायबल हैं। मैं इनमें से किसी भी शेयर में एंट्री बनाने नहीं जा रही हूँ, मैं इनका टेक्निकल चार्ट देख के आपको अपना व्यू बता दूंगी।